मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, संसाधन एवं विकास। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है और इस मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। भारत में काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिलती है, यानी डबल M, म से महाराष्ट्र, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़। काली मिट्टी जो है, इसमें काली मिट्टी है क से है, तो इसमें क से ही यानी कि कपास की फसल उगाई जाती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो जो हमारा पूर्वी तट है वहाँ पर जो डेल्टा है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों की वजह से ही इस जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होता है। क्या है इस मिट्टी की विशेषता, क्या है इसकी खूबियाँ। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी जो है, इसमें जो रेत और गाद की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। इस मिट्टी में पोटाश, फॉस्फोरिक अम्ल, चूना भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, यानी इस मिट्टी में आप जो भी फसल उगाते हो पैदावार अच्छी होती है। तीसरा क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा का जो अपरदन होता है, इसका मतलब कि जो हिल स्टेशन होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, तेज बरसात जब होती है तो मिट्टी बहकर नीचे आ जाती है, वहाँ की मिट्टी नष्ट हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए आप क्या करोगे। सबसे पहले अपने दिमाग में सोचिए कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए, जैसे स्टेयर्स होती है ना, सीढ़ियाँ, ऐसे खेत बनाने चाहिए, क्योंकि जो मिट्टी है वो बहने से रुक जाती है। दूसरा, जो ढलान वाले क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वो मिट्टी को बांध के रखते हैं। और तीसरा, अवनालिका, यानी नाली के रूप में जो मिट्टी बहकर जाती है उसको रोकने के लिए वेदिकाएं बनानी चाहिए। तो ये हो गए पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के 3 तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव और अजैव संसाधन क्या हैं, कुछ उदाहरण दी। देखो, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 तरह के हैं, जैव, अजैव। जैव संसाधन वो होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, जो सांस लेते हैं, जो जीवित होते हैं, जो जैव मंडल से मिलते हैं, वो होते हैं जैव संसाधन। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये क्या हैं, ये सब जैव संसाधन हैं। पेड़ पौधे भी तो सांस लेते हैं, तभी हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमसे लेते हैं। अजैव संसाधन, इसमें लग गया अजैव। तो अजैव संसाधन वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं। निर्जीव का अर्थ होता है जिसमें जीवन नहीं होता, जो जीवित नहीं है, जो सांस नहीं ले सकते, उसे बोलते हैं अजैव संसाधन। जैसे शैल, पहाड़, पर्वत, धातुएं, ये सब क्या है, अजैव संसाधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि के उपयोग के प्रारूप आपने बताने हैं वर्ष 1960 और 1961 के अंतर्गत। वन क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों है और इसमें वृद्धि क्यों नहीं हुई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूमि के क्या क्या आप प्रयोग कर रहे हैं और 1960-61 के बाद जो है वनों का क्षेत्र क्यों नहीं बढ़ा। भाई, भूमि जो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, कुदरत की देन है ये, और हम भूमि पर कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो आइए जानते हैं हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले, प्रधान देश है, भारत के कुल 51% भाग पर खेती की जाती है। इस 51 में जो है 46%, 46% जो भूमि है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी इस पे जो भी फसल उगाओगे वो उग जाएगी। 1% भाग है वो फलों के लिए है, जिस पर 8% भाग परती भूमि है। परती भूमि वो भूमि होती है जिसकी उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और फिर उसमें खाद या उर्वरकों का प्रयोग करके उसको उपजाऊपन बढ़ा दिया जाता है। और यदि ये परती भूमि अच्छी बन गई, बोने लायक बन गई, तो इसको शुद्ध भूमि में जोड़ दिया जाएगा। तो कुल फिर जो हमारा 46% था वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 54%, यानी 54%। इसके बाद आप देखोगे सबसे ज़्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्र है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा पैदावार है, वो पंजाब हरियाणा में आ जाएगा। चरागाह भूमि, चरागाह भूमि वो होती है जहाँ पशुओं को चराया जाता है। तो भारत में आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी मात्रा में पशु पाले जाते हैं, और ये जो चरागाह भूमि है ये 4% है, यानी कि इस पे जो भूसा होता है, चारा होता है पशुओं के लिए, वो रखा जाता है। वन, वन का क्षेत्र जो है वो 22% भूमि है।
और क्योंकि आजकल आपने देखा होगा लोगों की आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, पारिस्थितिक संतुलन हो रहा है, लोग वनों को काटते जा रहे हैं, तो जो वन है वो 22% है, जबकि ये 33% होना चाहिए था और ये बहुत कम है। चौथा है उद्योग, व्यापार, परिवहन और मानव आवास। यानी जो भूमि अब बंजर रह जाती है उस पर हम क्या करते हैं, सड़कें बनाना, व्यापार करना, उद्योग स्थापित करना, रहने के लिए मकान बनाना की मांग। तो क्या होता है कि हम अपनी सुविधाओं के लिए वनों को काटते हैं, वहाँ पर मकान बनाते हैं, औद्योगिक फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, वन क्षेत्र कम हो रहा है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ लिख सकते हो कि वनों का प्रयोग हम कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, चरागाह के लिए, आवास के लिए किस तरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ। यानी आज की टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ, आर्थिक विकास के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ हमारे वन का या हम अपने संसाधनों का किस तरह प्रयोग कर रहे हैं। देखो इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि लगातार प्रौद्योगिक विकास और आर्थिक विकास बढ़ रहा है और संसाधनों की मांग बढ़ रही है। प्रौद्योगिक विकास क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मानव जो है अपने दिमाग से नई नई तकनीकों की खोज कर रहा है, नई नई जानकारियां निकाल रहा है, नई नई वस्तुएं बना रहा है, संख्या भी बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ वस्तुओं की मांग भी बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या होगा, आपने देखा होगा एक व्यक्ति एक वस्तु इस्तेमाल करता है, उसको उससे भी अच्छी वस्तु चाहिए, वो सोचता है इससे भी अच्छी वस्तु, इससे भी अच्छी बेटर क्वालिटी की वस्तु मुझे मिल जाए। तो ऐसे में क्या होगा, हमें कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी उस वस्तु को बनाने के लिए, तो दबाव हमारे पारिस्थितिक संतुलन पर ही पड़े। दूसरा है आर्थिक विकास। आज देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, जितने भी विकासशील देश हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों से आगे निकल जाएं। दूसरा, लोग धन दौलत अधिक कमाना चाहते हैं, तो इसके कारण संसाधनों का अधिक उपयोग करने लगे हैं और इसी के कारण जो है संसाधन का उपयोग अधिक करने के कारण हमारा जो पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। कोई भी देश लगा लो, जो विकासशील देश है या विकसित देश है, वो क्या करते हैं, नए नए संसाधनों से वस्तुएं बना रहे हैं ताकि वो अपनी धन दौलत को बढ़ा सकें। तो ये हो गया हमारा आज का फुल चैप्टर। जिसमें आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।